चलिए सर, बेटा स्टार्ट करें आज की क्लास को। और आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूं लास्ट क्लास का। बेटा अगर आपको याद हो तो हमारा जो ये चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी, मैंने आपको पहले बताया था बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया है, सिंपल चैप्टर है। क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या नहीं है, कॉम्प्लिकेशन ये नहीं है कि इसमें आपके साथ ना पंगे नहीं हुए क्वेश्चन के, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे फैक्ट के बेसिस पे। थ्योरेटिकल चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी, हमने 12th में पढ़ा है वही, ठीक है, बिल्कुल वही है, कुछ और नहीं है। अब ये जो चैप्टर है इसका डिवीजन कैसे हुआ है बहुत ध्यान से देखना जो बच्चे नहीं आए थे। बेटा सबसे पहले ये आपको एंशिएंट इंडिया के बारे में बताते हैं। अगर आपको याद हो ना बीसी की हमने पढ़ा था ये अर्थशास्त्र, चाणक्य वाणक्य, गवर्नमेंट पॉलिसीज में बीसी के में भी था ये वाला टॉपिक। हाँ तो बीसी के का चैप्टर है, सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आए बस। तो पहले एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ाते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या करा, हमने देखा था अनएम्प्लॉयमेंट कर दी, पॉवर्टी कर दी, लैंड टेन्योर सिस्टम ले आए, जमींदारी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ले आए, है ना, बहुत सारी पॉलिसी पड़ी थी जो ब्रिटिशर्स के एरा में हमने करी थी। अब उसके बाद प्री इंडिपेंडेंट के बाद 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो उसके बाद जो अगला पार्ट है चैप्टर का वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी 1950 से 1990 के बीच। और बेटा इस पीरियड के बीच में हमें याद है प्लानिंग कमीशन बनाई, हम 5 ईयर प्लान बनाने लग गए, हमने बहुत सारे इकोनॉमी रिफॉर्म्स करे, चेंजेस करे, आपने 12th में पढ़े तो वो पढ़ाएंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेट आ गई 1991 जब आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं, याद है आपको एलपीजी। तो फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में ना कुछ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रखा है, ठीक है। तो बेटा लास्ट क्लास जो बच्चे फर्स्ट क्लास मिस करे थे मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी कल ही अपलोड करके, आप प्लीज आज देख लेना, मुझे पता लेट भेजी थी, नोट्स भी बना लेना। लास्ट क्लास में मैंने एंशिएंट इंडिया पढ़ाया था और लास्ट क्लास में मैंने प्री इंडिपेंडेंट खत्म करा दिया था। अब आज की क्लास से हमें कहां से स्टार्ट करना है, पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी 1947 के बाद और 1991 से पहले। तो आज की जो हेडिंग है बेटा वो रहने वाली है, आप पेज निकाल लो बेटा, पेज नंबर 10.4, बुक का पेज नंबर 10.4, ठीक है। और आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से 1991, ये वाला एरा है बेटा। बहुत ही आराम से इजी तरीके से पढ़ेंगे। बस मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूं यहाँ पे ना क्या क्या आया था। देखो अभी इसमें कितने डेप्थ में लिखा है वो तो हम देख लेंगे, पर पहले मैं अपनी तरफ से ब्रीफिंग दे दूं, मैं आपको मेजॉरिटी चीजें बता दूंगा इस एरा में क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। पहले मैं अपने एंड पे बता रहा हूँ, आप इसका बिल्कुल नोट बना लेना अच्छे से। और शायद ये एक स्टिकी नोट में ना पाए तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक पेज लो, मतलब घर पे एक पेज लेना, उस पेज को मतलब आपकी बुक से थोड़ा छोटा हो, उस पेज को पूरा चार्ट वार्ट बना लेना जो मैं बनाऊंगा, और उसको स्टेपल कर लेना इस पेज के ऊपर पहले, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना भाई, यस भाई, हम बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। किसकी बात करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या क्या पॉलिसी बनाई गई। और जो पीरियड है बेटा वो कौन सा है, 1947 से 1991 का। पहले मैं अपने एंड पे समझा देता हूं जो है बेटा। ये ना पहली बात तो समझ लो, ये पहली बार इंडिया में हुआ था कि आपकी पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली इंडियन गवर्नमेंट बना रही थी। क्योंकि इससे पहले जितनी भी पॉलिसी बनी थी लास्ट चैप्टर में जो हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो सारी पॉलिसी किसने बनाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ये पहली पॉलिसी है जो इंडिया इंडिपेंडेंटली बना रहा था अपनी खुद की, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो जब आप कोई काम फर्स्ट टाइम करते हो तो उसमें गड़बड़ होती है ना, तो फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे अब जब पॉलिसी बनाई तो इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई थी, कुछ पॉलिसी सही रही, सक्सेसफुल रही, लेकिन मेजॉरिटी पॉलिसीज ऐसी थी जो थोड़ा सा बनाई तो कुछ और पर्सपेक्टिव से थी लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ गया था। तो बाद में 1991 में हम जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हम यही देखेंगे, पता क्या देखेंगे, जो यहाँ पे पॉलिसी बनाई है उसको हटा के चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे एक पॉलिसी बनाई थी लाइसेंसिंग की, किसकी पॉलिसी बनाई थी, उन्होंने बोला था हर चीज के लिए लाइसेंस लेना होगा, हर चीज के लिए। अब अगर आप इंडस्ट्री में हर चीज के लिए लाइसेंस दोगे तो क्या जो इंडस्ट्री वाले बंदे हैं वो इंकरेज होंगे डिस्करेज, ये पागल है, साबुन बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ रहा है, पहले कोलगेट बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ रहा है, पेप्सोडेंट वाले कह रहे लाइसेंस लेना पड़ रहा है टूथपेस्ट बनाने के लिए, तो इरिटेट होंगे ना। तो बेटा लोग इंडस्ट्री से ओपन करने के लिए डिस्करेज हो रहे थे और इंडिया में कोई इंडस्ट्री ओपन ही नहीं कर पा रहा था। तो हम थर्ड अभी आगे टॉपिक में जो 1991 में पढ़ेंगे कि 1991 में उन्होंने लाइसेंसिंग को रिड्यूस कर दिया कि बस कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में करना है, बाकी सब में फ्री है।
समझ रहे हो क्या? तो अभी के रिफॉर्म्स ऑब्वियसली कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे, और जो गलत थे वो अगले वाले रिफॉर्म में हम ठीक करेंगे। पर पहले मैं अभी इस वाले टाइम के रिफॉर्म बता रहा हूं क्या हुए थे। देखो बेटा, इस वाले रिफॉर्म में ना मेजॉरिटी जो रिफॉर्म है वो 3 जगह पे थे। अभी देखो, मैंने इंटरनली पढ़ा नहीं है आपके, मैं भी आपके साथ ही पढ़ूंगा क्या है कितना है क्या नहीं, लेकिन मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि कितना कितना होगा। हो सकता है इससे ज्यादा लिखा हो सकता है इससे कम लिखा हो, बट आपको मैं एक चार्ट देता हूँ जिसमें सारी बातें मैं बताता हूँ इस टाइम पे मेन रिफॉर्म्स क्या हुए थे। तो अगर मैं इस टाइम की बात करूं तो बेटा मेजर रिफॉर्म कितने हुए थे इकोनॉमी में? 3 मेजर, और भी हो सकते हैं बट मेजर। सबसे पहली कैटेगरी हम बनाएंगे एग्रीकल्चर की। आप चाहो ना तो आप नोट भी कर सकते हो, वैसे मेरे साथ आपका काम बच जाएगा घर के लिए। पेज पे करना है, पर ये पेज पे, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, बुक के चैप्टर जहां स्टार्ट हुआ है वहां पे फर्स्ट लेफ्ट पेज फ्री था पूरा। आपने तो एक लाइन ही बनाई होगी, है ना? इस चैप्टर की स्टार्टिंग बनाना, चैप्टर की स्टार्टिंग, वहां पे एक पेज फ्री था लेफ्ट में। आप चाहो, अगर आपको लग रहा है कि सर ये भसड़ होगी पेज वाला, तो आप यहां भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप अपनी कॉपी के छोटे पेज पे लिख लो और उसको फिर स्टेपल कर लेना वहां पे, जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे कर। हाँ जी मैम, आ जाए। ठीक है, स्टेपल भी कर सकते हो। स्टेपल करने में ये रहेगा कि उस पर्टिकुलर जगह पे आपको पता रहेगा कहाँ पे करना है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 1947 से लेकर 1991 तक सिद्धार्थ भाई 3 रिफॉर्म्स। पहला रिफॉर्म आया था एग्रीकल्चर सेक्टर में। आपको पता है बेटा एग्रीकल्चर डोमिनेंट था, बहुत मेन सोर्स था एम्प्लॉयमेंट का। तो यहाँ पे तो रिफॉर्म लाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो भैया लंका लगा दी थी जमींदारी सिस्टम ने, तो इसको ठीक करा। सेकंड, आपको याद है ब्रिटिशर्स के आने से उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बैंड बजाई थी, डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी कर दी, इंडिया में हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी बंदी करवा दी, कंपटीशन करवाते मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ, लास्ट क्लास बताया था। तो सेकंड जो सेक्टर में चेंज करे वो थे कौन सा? इंडस्ट्रियल सेक्टर। और उसके बाद बेटा लास्ट जो बचेगा दैट इज फॉरेन ट्रेड सेक्टर। फॉरेन ट्रेड जो हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है उसकी बात करता है, फॉरेन ठीक है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ना बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 कैटेगरी है। सबसे पहले थे लैंड रिफॉर्म्स, फिर थे जनरल रिफॉर्म्स, और फिर था सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ा होगा आपने, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना? एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर में इस पीरियड में सरकार ने कितने रिफॉर्म लाए थे? 3, लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म आपको नाम से पता लग रहा है ये रिलेटेड थे किससे? लैंड से। जनरल रिफॉर्म जनरल चेंजेस करेंगे, और ग्रीन रेवोल्यूशन अभी हम पढ़ेंगे क्या होता था। अच्छा, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म, इसके अंदर याद रखना 2 पॉइंट है मेन। वैसे बहुत सारे होंगे, मुझे नहीं पता, अभी बुक पढ़ेंगे तब अगर कोई नया पॉइंट आएगा मैं ऐड करवा दूंगा, लेकिन मेजर 2 पॉइंट थे। सबसे पहला था बेटा अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम, या इसको बोलते थे, याद है आपको, लैंड टेन्योर सिस्टम। क्या बोलते थे? लैंड टेन्योर सिस्टम। नहीं बेटा, वो अलग है, वही आ रहा है सेकंड वाला। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम या लैंड टेन्योर सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने जो जमींदारी सिस्टम बनाया था कि भैया फार्मर से लैंड ले लिया, जमींदार को दे दिया, जमींदार प्रोडक्शन करता था, फार्मर से मतलब करवाता था, सारा प्रोडक्शन रखता था, वो लगान देता था और फार्मर्स को वेजेस देता था। इससे फार्मर डिस्करेज हो रहा था ना, वो कहता था कितनी भी मेहनत करूं सारा बेनिफिट तो जमींदार और ब्रिटिशर्स को मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने सारा का सारा लैंड जमींदार से वापस लिया, जमींदार को हटाया, और सारा का सारा लैंड फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भैया अब इन लैंड्स के तुम ही ओनर हो, तुम ही फार्मर हो, अब तुम्हें प्रोडक्शन करनी है, जितनी प्रोडक्शन हुई सब तुम रखोगे, बस थोड़ा सा पार्ट टैक्स में देना है। हाँ, अब जितना भी होता होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, क्या 1/3 था पक्का। हाँ, अच्छा, तो ये जो पार्ट है, अब देखो फार्मर कितना इनकरेज हुआ, वो कहता है यार पहले मैं कितनी भी मेहनत करूँ मुझे तो थोड़ा सा मिलेगा,
अब लेकिन क्या है, अब अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो बेटा प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो पहला काम जो उन्होंने करा लैंड रिफॉर्म्स में, जमींदारी सिस्टम, टेन्योर सिस्टम को रिमूव कर दिया, अबॉलिश कर दिया। दूसरा पार्ट, अब जमींदार से जब लैंड लिया ना तो नॉर्मल फार्मर्स पे डिस्ट्रीब्यूशन पे आया। तो अब हुआ क्या प्रॉब्लम, कुछ लोगों ने तो भाई साहब इतना ज्यादा लैंड ले लिया, कितना ही ज्यादा, और कुछ के पास बहुत कम लैंड था। और जैसे स्नेहा के पास इतना सारा लैंड है कि वो उस पर सही से प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही, उसके बाद इतने रिसोर्सेज, लेबर या वो खुद इतनी एफिशिएंट नहीं कि इतने बड़े लैंड पे प्रोडक्शन कर पाए, तो बेटा टेक्निकली लैंड तो वेस्ट हो रहा। और कुछ फार्मर ऐसे थे जिनके पास बहुत कम लैंड है, फैमिली बड़ी है, उनके पास प्रोडक्शन करने के लिए सही रिसोर्सेज नहीं है। तो इस प्रॉब्लम से कोई दिक्कत ना हो तो उन्होंने सेकंड कॉन्सेप्ट लाया, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग में बेटा ये क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड दैट दैट अ पर्सन कैन होल्ड। मतलब सरकार ने बोल दिया भाई फॉर एग्जांपल पर पर्सन 2 हेक्टेयर, यानी अगर एक फैमिली में 5 बंदे हैं तो उस फैमिली को कितना लैंड मिलेगा, 10 हेक्टेयर। अगर कोई फैमिली 5 बंदों की 10 हेक्टेयर से ज्यादा होल्ड करके बैठी है तो जितना भी एक्सेस लैंड है वो सरकार जबरदस्ती लेती है और स्मॉल फार्मर्स को दे देती है। इसे बोलते हैं लैंड सीलिंग। समझ आया। तो इस पर्टिकुलर एरा में 2 मेजर है लैंड रिफॉर्म में, पहला दैट इज जमींदारी सिस्टम को हटा दिया, दूसरा लैंड सीलिंग कर दी। क्या कर दी, लैंड सीलिंग। ये समझ आया। अच्छा, अब अगर मैं जनरल रिफॉर्म की बात करूं, जनरल रिफॉर्म और जनरल और क्या क्या इंप्रूवमेंट करी बेटा, और इंप्रूवमेंट सुननी है तो पहला, इस टाइम पे उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज दी। आपको पता है ना बेटा, पहले के टाइम पे हम पूरा पूरा रेनफॉल पे डिपेंड होते थे, विच इज वेरी बैड। मतलब आपका जो मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो बड़ा अनसर्टेन है, जिससे आधा देश चल रहा है वो बारिश पे डिपेंड है, तो गलत बात है। तो उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज बेटर करी। दूसरा, आपको पता है स्मॉल फार्मर्स को बहुत ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उनके पास पैसा नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बेटा नबार्ड को सेट करा। क्या, किसको सेट करा, नबार्ड भी शायद हमें था 1982 में आया था नबार्ड, ठीक है। और जो पुराने बच्चों को नहीं होता, नबार्ड बहुत डेप्थ में पढ़ा था बीसीके में, है ना। फुल फॉर्म क्या थी इसकी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्रसन्ना बेटा बेसिकली आप इतना समझो, जैसे आपको याद है एक बैंक होता है आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, जितने भी सारे बैंक उनका हेड है पूरे बैंकिंग सेक्टर का। ऐसे ही नबार्ड ना जितने भी एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जैसे कोई भी छोटे छोटे बैंक जिनका पर्पस होता है एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देना, उन सबका सुप्रीम बैंक है, नबार्ड हैंडल करता है पूरा का पूरा। कोई भी एग्रीकल्चर लोन देना है, कोई भी रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा देना है, तो उन सबका सुपीरियर बैंक है नबार्ड। क्लियर एकदम, समझ आया। तो नबार्ड भी स्टैब्लिश करा। और क्या करा बेटा, और थर्ड आपने ये पढ़ा हुआ है, रेगुलेटेड मार्केट। बेटा याद है मार्केट पढ़ाया था आपको। थर्ड था ऑन दी थर्ड था ऑन दी बेसिस ऑफ रेगुलेशन। दो टाइप की होती थी, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड मार्केट होती थी जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन एप्लीकेबल होते थे, और नॉन रेगुलेटेड जिसे हम फ्री मार्केट बोलते थे। क्या बोलते थे, फ्री मार्केट, जहां पे प्राइवेट करता था सब, है ना। तो प्रॉब्लम क्या थी ना, प्राइवेट की बड़ी इंटरफेरेंस थी। तो सरकार ने कहा भाई ऐसे तो फार्मर को सही प्राइस नहीं मिलेगा, सही चीजें नहीं मिलेंगी, तो उन्होंने मार्केट को क्या कर दिया, रेगुलेट, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल लगा दिए। क्या लगा दिए, गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी बट मेजर ये। पहले बताओ ये समझ आया। अब लास्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। बेटा देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना वो आया था मिड 1960s से 1970s तक, ठीक है। वो सेकंड फेज था 70s 80s। इनिशियली जो आया था वो आया था मिड 1960 से मिड 1970s तक। अब इसमें हुआ क्या था बेटा, इसमें ना यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन, ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज करके हमारी जो फूड ग्रेन्स है उनकी प्रोडक्शन में
ड्रास्टिक इंक्रीज आया था। क्या आया था? ड्रास्टिक, और इसे ही बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने इस एरा में केमिकल फर्टिलाइजर बाहर से हम इंपोर्ट करते थे, HYV सीड्स, कुछ अच्छे क्वालिटी के सीड्स और पेस्टिसाइड्स और अलग अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करा अपने फूड ग्रेन्स में। और हमने देखा कि उस टाइम पे फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस इतने ड्रास्टिकली ग्रो हुए, इतने ड्रास्टिकली कि इंडिया जो है उसने एक अलग ही रेवोल्यूशन फेस करा, उसे बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो इसकी पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है? जीडीपी क्या हुई होगी? नेशनल इनकम क्या हुई होगी? जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है वो क्या हुई होगी? बफर स्टॉक्स बढ़ गए होंगे, है ना, गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक है। अब क्योंकि फूड ग्रेन्स में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फूड ग्रेन्स की प्राइसेस क्या हुए होंगे? तो गरीबों के लिए फायदा है, बेनिफिट है। नुकसान क्या थे भाई? जब आप केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे तो क्या उससे लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल क्वालिटी खराब नहीं होगी? वाटर लेवल्स फॉल नहीं होंगे? होंगे ना। जब आप इतनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो पेस्ट अटैक का खतरा भी क्या होगा? ज्यादा, कीड़े वीड़े फसल को ज्यादा खराब करेंगे। और ड्रॉबैक बताओ बेटा, इसमें इसमें इतना सब सामान डालना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये सब, तो बेटा पैसा क्या चाहिए? तो क्या इसका बेनिफिट स्मॉल फार्मर्स को मिलेगा? इसका बेनिफिट कौन ले पा रहा था? सिर्फ अमीर। तो ये टेक्निकली इनइक्वालिटी हो गई थी कि गरीब आदमी इस मेथड्स को यूज नहीं कर पाके, बेनिफिट नहीं ले पा रहा था। तो ये सारा हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ये पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स। और ये इस एरा के बीच में है। पहले बताओ, इतना समझ आया? सही है ना एकदम? अभी कुछ एक्स्ट्रा होगा तो हम वहीं पे नोट करके स्टिकी लगा देंगे, पॉइंट ये मेन में नहीं है ये। आगे बढ़ू। अब सेकंड कौन आता है बेटा? इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसमें भी बहुत काम हुए थे, बट मेजॉरिटी दो याद रखना। नाइनटीन 47 से 1991 के बीच में सबसे पहले याद रखना बेटा, एक था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, IPR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये आपके BCK में भी था लास्ट टाइम, ये BCK में भी था लास्ट टाइम, है ना, IPR। और एक जो बहुत प्रमोट करा था वो क्या था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये दो काम हुए थे। ठीक है, अब मैं बताता हूं क्या होता है। प्रसन्ना जी, IPR के बारे में सुनते पहले। IPR, पहली बात याद रखना, फर्स्ट IPR 1948 था। पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया था? 1948 में। प्रश्न इसमें ना, मतलब ये क्या है, ये बंच ऑफ पॉलिसीज थी, इसमें बहुत सारी पॉलिसी बनाई थी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उसे बोलते हैं IPR। सबसे पहली बार कब बनाई थी पॉलिसी? 1948। लेकिन ये पॉलिसीज कामयाब नहीं हो पाई थी कुछ रीजंस की वजह से, तो हमने सेकेंड IPR बनाया था इन द ईयर 1956। और ये थोड़ा सा बेटर था पहले वाले से, ऑल्दो ये भी फिर पिट गया था बाद में, और बाद में हमने चेंज ही करा था पूरा का पूरा, IPR ही हटा दिया था, फिर LPG लाए थे। बट सेकंड IPR 1956 में। अब जो सेकंड IPR, मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फर्स्ट वाले में तो आपके सिलेबस में नहीं, वैसे फर्स्ट वाले में इंडस्ट्री का डिवीजन हुआ था 6 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में? 6 कैटेगरी फर्स्ट वाले में। लेकिन वो मुझे नहीं लगता आपके सिलेबस में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होगा, देख लेंगे। अगर होगा तो मैं बता दूंगा, 6 कैटेगरी थी। यहाँ पे ये जो आपने पढ़ा है इसमें पहली बात याद रखना, सेकंड IPR में बता दो, सेकंड IPR में पहली बात 3 टियर क्लासिफिकेशन। पहले क्या हुआ था बेटा? आपने पढ़ा होगा 3 टियर क्लासिफिकेशन। हाँ, इसमें क्या करा था? सबसे पहले शेड्यूल A था, शेड्यूल B इंडस्ट्री, शेड्यूल C। ए में वो इंडस्ट्री आती थी, वो इंडस्ट्री, कितनी इंडस्ट्री थी पहले? 17 इंडस्ट्रीज बेटा, अब 3 आती है, अब आती है 3, उस टाइम पे 17 आती। शेड्यूल ए में इन्होंने ना 17 इंडस्ट्री को रखा, और ये 17 इंडस्ट्री याद रखना ओनली गवर्नमेंट थी, ओनली गवर्नमेंट। ओनली गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे प्रश्न, प्राइवेट प्लेयर एंटर होने का सोच ही नहीं सकता, गवर्नमेंट एंटर ही नहीं होने देगी। कौन सी इंडस्ट्री में? शेड्यूल ए इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया शेड्यूल ए इंडस्ट्री। शेड्यूल बी इंडस्ट्री में आती है बेटा 12 इंडस्ट्री, जिसमें जिसमें गवर्नमेंट ही होगी, बट थोड़ा पार्ट किसका होगा? कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट। प्राइवेट आ सकती है लेकिन रिस्ट्रिक्शन डाली गवर्नमेंट को फॉलो करते हुए। और शेड्यूल सी जो है
वो थी अदर देन ए एंड बी, अदर इंडस्ट्रीज जहां पे प्राइवेट आ सकता है। सर क्या अच्छी बात है, प्राइवेट आ सकता है, लेकिन इसमें भी बशर डाल दी, शेड्यूल सी इंडस्ट्री जहां पे प्राइवेट आ सकता है, कह रहा कोई दिक्कत नहीं आ जाना, लेकिन पॉइंट नंबर 2 को फुलफिल कर लेना। और उन्होंने क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। कह रहे भैया तुम्हें खोलनी है ना प्राइवेट प्लेस, शेड्यूल सी खोलनी है ना, कोई दिक्कत नहीं आ जाओ, लेकिन लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा। मतलब आप देखो ना, कोई इंडस्ट्री बिना गवर्नमेंट के खुल ही नहीं पा रहे। ए में तो गवर्नमेंट खुद ही खोलेगी, बी में प्राइवेट आएगा लेकिन पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का, और सी आप कर लो लेकिन पहले करने से पहले लाइसेंस किससे, हमसे लेना पड़ेगा। तो टेक्निकली सारी इंडस्ट्री का जो पूरा रोल है वो किसने ले लिया, गवर्नमेंट। और यही गलती कर दी भाई, जब आप सारी इंडस्ट्री खुद संभालोगे तो भाई आपके तो बर्डन बढ़ जाएगा ना, सारी इंडस्ट्री लॉस में चलने लग गई। फिर हम अगले पार्ट में देखेंगे 1991 में कि फिर उसने इनमें चेंजेस करे, 17 की जगह ऊपर कितनी कर दी थी, 3, है ना, चेंजेस कर दिए थे। लाइसेंसिंग भी हटा दी थी, बस 5 जगह, जो बीसी के वाले बच्चे थे उन्हें पता होगा 5 जगह थी, लिकर, सिगरेट, है ना, उन सब चीजों में। हाँ तो ये चीज है, पहले बताओ ये वाला पार्ट समझ आया, प्रश्न क्लियर है, आईपीआर क्लियर है। अब आईपीआर के अंदर हमारे पे सेकंड आईपीआर है, उसमें 2 पॉइंट है, बाकी अभी आगे देखेंगे। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पहले बेटा डेफिनेशन समझो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 लाख होती है। लेकिन अब ये करंट लिमिट जो है, करंट लिमिट को रिवाइज करके 1 CR कर दिया था, 1991 में करा था ये वाला। करंट लिमिट जो है होती है 1 CR, पर उस टाइम पे लिमिट कितनी थी, 5 लाख। मतलब अगर आप इंडस्ट्री खोल रहे हो 5 लाख से कम में या 5 लाख में, 5 लाख में, तो वो सही है, बढ़िया। अगर 5 लाख 1 रुपए लग गए तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में नहीं। तो एक बात बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है याशिका जी, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, तो आप बताओ ये लेबर इंटेंसिव होगी कैपिटल इंटेंसिव, लेबर भाई मशीनरी थोड़ी लगाओगे, और लेबर इंटेंसिव है तो इसका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है ऑन एम्प्लॉयमेंट। तभी सरकार इसको बहुत बूस्ट करना चाहती थी, उन्होंने बोला भैया देखो हम तो रोजगार दे नहीं पा रहे, एक काम करते हैं स्मॉल स्केल को बूस्ट करते हैं। कैसे बूस्ट करते हैं, इनको टैक्स में कटौती दी, इनको बैंक से लोन दिया लो इंटरेस्ट रेट पे, मतलब इनको ना बेनिफिट दिए, और बेनिफिट देके बोला कि आप जो है करो, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो इसके बेनिफिट क्या है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करता है, जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए थे बेटा, गवर्नमेंट ने इन्हें प्रोटेक्ट करा था बाय बाय नंबर 1 वेरियस कंसेशंस, टैक्स में छूट, इंटरेस्ट में छूट, ये सब। और एक करा था प्रोडक्ट रिजर्वेशन। एक क्या चीज करी थी, प्रोडक्ट रिजर्वेशन में उन्होंने पता क्या बोला कि भैया देखो ये वाला जो पेन है ना, ये पेन से स्मॉल स्केल बनाएगा, मतलब कोई भी लार्ज स्केल उस पेन को नहीं बना सकता, क्योंकि लार्ज स्केल से अगर कंपीट करने पे आए तो लार्ज स्केल तो भाई मशीन से बनाएगा, कौन कॉस्ट में जल्दी टाइम में बहुत सारे, तो स्मॉल स्केल चल नहीं पाएगा ना। तो उन्हें समझ आया कि भाई स्मॉल स्केल को ना प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो उन्होंने कंसेशन के नाम पर प्रोडक्ट रिजर्व कर दिए कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसे है जो सिर्फ स्मॉल स्केल ही बना सकता है। लेकिन एक बात बताओ, इससे तो आप रिस्ट्रिक्शन में, ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, याद है हमने लॉ में पढ़ा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड वाले एग्रीमेंट है ना वॉइड होते हैं। तो आप ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो भाई, मैन्युफैक्चरिंग कोई कुछ भी बना सकता है जिसका जो मन है, कुछ स्पेसिफिक गुड्स को छोड़ के। तो बाद में इस वाले पॉइंट को भी गवर्नमेंट ने हटा दिया था, ये जो प्रोडक्ट रिजर्व करे ना, 1991 में आप पढ़ोगे कि इन प्रोडक्ट को डी रिजर्व कर दिया। तो भाई भाई कोई वो नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, आपको जो करना है करो, लार्ज स्केल को जो करना है करो, हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, जिसका गुड अच्छा है लोग उसे खरीदेंगे। बट अभी के लिए तो कर दिया था रिजर्व। पहले बताओ ये समझ आया, एग्रीकल्चर में 2, इंडस्ट्री में 3। अब क्या आता है बेटा, फॉरेन ट्रेड सेक्टर, इसमें लिखो फटाफट, फॉरेन ट्रेड सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड सेक्टर में एक ही पॉइंट है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी।
फॉरेन ट्रेड सेक्टर में एक ही पॉइंट है बेटा जिसका नाम क्या था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और इसके अंदर एक ही पॉलिसी आई थी जिसका नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हाँ ये पढ़ा है आपने 12th में से। एक ही पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था इंपोर्ट को रिप्लेस करो फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन, भैया इंडिया में बनाओ, इंपोर्ट मत करिए। लेकिन बेटा स्नेहा जैसे ढीठ बच्चे कह रहे नहीं मैं तो इंपोर्ट ही करूंगी, मैं तो फोन मंगाऊंगी एप्पल का, कुछ भी कर लो, नहीं लूंगी, माइक्रोमैक्स नहीं लूंगी, फिर मैं तो भाई सामान मंगाऊंगी, ड्रेसेस कपड़े मंगाऊंगी बाहर से इंपोर्टेड, नहीं लूंगी यहाँ पे सरोजनी नगर से। तो ऐसे अड़ गई कि नहीं मैं तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करूंगी नहीं। तो भाई गवर्नमेंट ने ना, अब ऐसे ढीठ लोग हैं, गवर्नमेंट मान नहीं रही, गवर्नमेंट कह रही नहीं नहीं इंपोर्ट तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये कह रही नहीं करूंगी। उसने कहा मैंने तो किडनी बेची है आईफोन मंगाने के लिए, मैं तो मंगाऊंगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम प्यार से तो मान नहीं रहे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 पॉलिसी लिया है, क्योंकि लोग प्यार से मान नहीं रहे थे। तो इसके अंदर सबसे पहला है टैरिफ सिस्टम। सरकार ने बोला अच्छा नहीं मानोगे तो स्नेहा जी लीजिए, आप पे इंपोर्ट पे लगा दिया 100% टैक्स। 1 लाख का फोन है, अब जब आप मंगाओगे तो 2 लाख का पड़ेगा। मतलब स्नेहा ने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ स्नेहा और भी डेट कह रही अपनी किडनी में बेचूंगी, नुपुर की भी बेच दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, नुपुर जब सॉरी होगी चुपचाप, एक ही तो चीरा लगाना है बस। अब टैरिफ सिस्टम लगाए, टैक्सेस बढ़ा दिए, सोच के कि लोग भाई नहीं लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे स्नेहा जैसे बिल्कुल ढीठ, दोस्तों की भी किडनी बेचे थे, कहती अच्छा आइडिया था, अपनी भी नहीं रहती, दोनों इसी की बेच देती, वो ज्यादा बढ़िया था। अब जब लोग पैसा फिर भी नहीं मान रहे, तो बेटा इसके बाद सेकंड जो रास्ता लिया वो था कोटा सिस्टम। क्या सिस्टम, इसमें ना, इसमें उन्होंने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब उन्होंने बोला प्रसन्ना कि 10 लाख तक, एक लिमिट अपनी तरफ से ले रहा हूं, 10 लाख तक आप इंपोर्ट कर लो, टैरिफ लगेगा, टैक्स ज्यादा लगेगा। जैसे ही 10 लाख पे आया उसके बाद तो आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, वेदर आप टैक्स भी पे करना चाहो तब भी हम करने नहीं देंगे। समझ लो क्या, अब ये अच्छी पॉलिसी बेकार है, बेकार है भाई। अगर आप ऐसे रिस्ट्रिक्ट करोगे ना तो कंपटीशन तो आएगा ही नहीं, और जब तक कंपटीशन नहीं आया तब तक आप ग्रो कैसे करोगे टेक्नोलॉजी का। हाँ मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, चलो मोनोपोली तो इंटरनली आप दो डोमेस्टिक से करवा दोगे, बट पॉइंट है कि जब तक फॉरेन कंपटीशन नहीं आया तब तक आपको लगता है क्या अगर एप्पल ना आए, सैमसंग ना आए तो हमारा कभी फोन मार्केट डेवलप हो पाएगा। माइक्रोमैक्स के फोन देखे थे तुमने, फोटो कुछ आती थी। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिज्वाइन कर लो। नोट में चलो बहुत बढ़िया, प्रसन्न जी आप नोट नहीं बना, बुक ही नहीं लाए। वेरी गुड, ऐसे बच्चे चाहिए। यहाँ लिख लेना टैरिफ सिस्टम मतलब हाई टैक्स ऑन इंपोर्ट, समझे क्या, क्या बोल रहे, हो गया भाई, डन है। तो भाई आ जाओ, अब मैं रीडिंग स्टार्ट करवा रहा हूँ, देख लो आधे घंटे से हो गया। हाँ भाई एक्सपोर्ट के लिए भाई, अभी यहाँ पे कोई फोकस नहीं, एक्सपोर्ट में यहाँ कोई फोकस नहीं। वैसे उन्होंने ना यहाँ पे ड्यूटी एक्सपोर्ट पे भी लगाई थी, पूरे दोनों पे लगाई थी, इंपोर्ट पे भी एक्सपोर्ट, बट इतना कोई हाईलाइट नहीं करा हुआ यहाँ पे एक्सपोर्ट को। अरे भाई नोट बनाओ जल्दी यार, हो गया नोटिंग डन। अरे सुनो भाई, अब प्लीज वापस आ जाओ, हाइलाइटर निकाल लो, ठीक है।
बेटा ये फोटो ग्रुप पे भेज, अच्छा ठीक है डन डन। अच्छा सुनो सुनो, रीड करेंगे भाई, जल्दी जल्दी से रीड करेंगे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज, बैंड बजी पड़ी थी, ओवरवेलमिंगली रूरल, inhabited by mostly illiterate people, तुम्हारी बात कर रहा है, who are exceedingly poor, तुम्हारी बात पूरी तुम्हारी बात कर रहा है, illiterate and poor, तो it is, मान लिख दो ब्रैकेट में अपना अपना नाम। हाँ कह रहे गरीब तो बोल सकते हो, इलिटरेट कैसे बोल रहे हो, तुम हो, तुम्हें नहीं पता। 2500 मिलती है बेटा। अच्छा अरे यार इसमें बकवास करा है, अबे ये डेटा भी गलत दे रखा है, अंडरलाइन कर लेना, ये आ सकता है आ सकता है, अभी गलत है डेटा, लेकिन गलत ही गलत है, गलत है तो गलत ही याद करो। लिटरेसी रेट कितना था बेटा, यही है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, गलत 16 12 में 16 ही था। यहाँ लिखा बेटा लिटरेसी रेट इंडिया में क्या था, अबव 18%, लिटरेसी रेट कितना था, एंड बेयरली 32 ईयर्स का था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 90, ओ नहीं 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 नहीं, ठीक है डेटा डेटा शायद ठीक होगा, क्योंकि वो जो 12th में था ना वो था लेस देन 16%, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो इंडिपेंडेंस से पहले दिया था, फर्स्ट चैप्टर में दिया था, ये 1951 की बात कर रहा है, सॉरी, हाँ वो डेमोग्राफिक कंडीशन में पहले दिया था, ठीक है। तो बेटा प्लीज याद रखना 1951 में, चाहो तो स्टिकी नोट लगा लो, 1951 में लिटरेसी रेट कितना था, 18% से अबव, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज बंदे कितने साल जीते हैं, 32 ईयर्स। हाँ बस, क्योंकि हेल्थ और सैनिटेशन इतना बुरा हाल था कि 32 साल में बंदे निकल रहे, आजकल तो 32 साल में शादी नहीं होती लोगों की, बताओ भाई। क्वेश्चन सर है, नहीं ऐसा कुछ, अरे सुनो, नहीं वो तो ठीक करते हैं खैर, फॉर हिस्टोरिकल रीजन, या बकवास है यार, बकवास है बकवास है, ठीक है। एक अंडरलाइन यहां से ही अंडरलाइन करो, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश मेटिकुलसली प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या करता है, प्लान करता है, सिर्फ वही वर्ड करना जो कर रहा हूं, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई मैंने नहीं करी, ऑफ द नेशन इन लाइन विद सोशलिस्ट स्ट्रैटेजी, आपको पता है ना सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, तो वैसे मैं बता दूं, प्लानिंग कमीशन क्या लिख लो, ये स्टैब्लिश हुआ था 1950 में, नीति आयोग बोलते हैं अब इसे, नाम चेंज हो गया था इसका, पता नहीं 76 या शायद, नीति आयोग 2015 में हुआ था। ये क्या बनाती थी बेटा, 5 year plans which were developed, implemented, monitored by the planning commission, ठीक है। और याद रखना ये भी आ सकता है, फर्स्ट 5 year प्लान बना था 1 अप्रैल 1951, 5 साल है तो 56, और अभी करंटली 12 5 year प्लान बन चुके हैं, 13वां नहीं, अभी करंटली कोई 5 year प्लान चल नहीं रहा, 13 कंप्लीट हो चुके हैं, 12 कंप्लीट हो चुके हैं, अभी अभी इंडिया कोई 5 year प्लान पे नहीं है, अभी देयर इज नो एग्जिस्टिंग 5 year प्लान, पॉज हो गया था कोविड के बाद से, तब से कोई नहीं बना, ठीक है। तो करंटली या तो 12th है या 13 खत्म हो चुके हैं, अभी या तो 13वां चल रहा होगा या 14वां चल रहा होगा, जो भी है, बट अभी कोई नहीं चल रहा, जो बनेगा अगला वो बनेगा, ठीक है। ठीक है, ये छोड़ दो, इस पैराग्राफ को छोड़ देना, कुछ भी नहीं काम का, अगले पैराग्राफ में हो, यहाँ पे आ गया बेटा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, याद है बेटा सबसे पहले कब आया था, ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपैंड रोल फॉर दी पब्लिक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, बेटा इसने सारा का सारा रोल पता किसको दे दिया था, पब्लिक सेक्टर मतलब किसको, प्राइवेट की तो बात ही नहीं करी, सारा रोल पब्लिक को बढ़ा रहे हैं,
IPR 1 में, IPR 2 में भी यही करा, पब्लिक को ही दिया, बाद में एलपीजी में जाके प्राइवेट को देना स्टार्ट करा था। बट याद रखना 1948 में हमने रोल दिया पब्लिक सेक्टर को, एंड बेटा प्राइवेट पे क्या लगाई थी, लिखवा दिया था वहां पे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इट ग्रांटेड स्टेट मोनोपोली। यहाँ पे स्टेट बेटा स्टेट का मतलब ना तुम और समझ हो, स्टेट मतलब गवर्नमेंट होता है, स्टेट मतलब क्या होता है इस फ्रेज में, गवर्नमेंट मतलब इसका। तो ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट की मोनोपोली बनाता है फॉर स्ट्रेटेजिक एरियाज सच एज, कहां पे, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एमिनेशन, रेलवेज, सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पे लिखा स्टेट है बट वहां पे मतलब गवर्नमेंट होता है बेटा। वेपन्स, बम बम बनाना। अब ऐसे तो अगर आपने पब्लिक ने कंट्रोल नहीं करा, गवर्नमेंट सेक्टर ने, तो प्रसन्ना कह रही है मैं बम बनाऊंगी, बढ़िया मजा आएगा, जो फालतू बोलेगा फेंक दूंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ऐसे काम नहीं करने, तो ताकि ये सब हरकतें ना हो, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने कहा भाई हम ना मोनोपोली रखेंगे कुछ पर्टिकुलर जगह की, तो इन जगह की मोनोपोली रखी। ऑल्सो द राइट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इन बेसिक इंडस्ट्री, देखो राइट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में ऑल्सो एक्सक्लूसिवली गिवन टू दी स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट। तो न्यू जगह इन्वेस्टमेंट करनी है उसका राइट भी किसके पास था, गवर्नमेंट के पास। तो हर जगह गवर्नमेंट 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 ही करा आईपीआर में। अच्छा अभी जो 1950 की पॉलिसी थी, ये दो फिलोसफीज पे बेस्ड थी। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स नेहरूज विजुअलाइजेशन टू बिल्ड सोशलिस्ट सोसाइटी विद एम्फसिस ऑन हेवी इंडस्ट्री। तो पहले जो हमारे पीएम थे उस टाइम पे आपको पता होगा नेहरू जी थे, उनका विजुअल था क्या, कि भैया हमें जो है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बनानी। कैसी इकोनॉमी, और अगर आपको पता हो इंडिया जो है ना इंडिपेंडेंस के बाद एटलीस्ट 30 ईयर्स तक सोशलिस्ट फॉलो करा था, मतलब ज्यादा सोशलिस्ट। लेकिन गवर्नमेंट को खुद ही समझ आ गया 1990 में कि सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हमें देश को चलाना चाहिए पैसा, और पैसा आएगा कैपिटलिस्ट से। तो 1991 में हमने कौन सा फॉलो करा, मिक्स फॉलो करा था। मैंने वहां भी बताया आपको, पहले सोशलिस्ट करते थे फिर मिक्स। लेकिन पहले नेहरू जी का जो विजन था, नेहरू जी का विजन था कि भैया हम ना सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, जिसमें हम किस में फोकस करेंगे, हेवी इंडस्ट्री। मतलब इनका विजन था रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अंडरलाइन कर ले, मतलब लिख लेना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनका जो मेन गोल था, नेहरू जी बिलीव करते थे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनका वैसे क्या गोल था, चाइना से कॉपी करा था वाले को, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चाइना की पॉलिसी थी, सबसे पहले उन्होंने बनाई। फिर नेहरू जी ने देखा कि भाई उनकी सही ट्रैक पे चल रही है, तो नेहरू जी ने भी थोड़ा सोचा हम भी इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे, बट हम थोड़ा ढंग से कर नहीं पाए। और चाइना आप देख रहे हो आज इंडस्ट्रीज के मामले में तो अलग ही चला गया, बट हम लोग रीच कर लेंगे उसे बहुत जल्दी। यार उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एक जो फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि हम जैसे जब वो एस्टैब्लिश हुआ था 1949 में एस्टैब्लिश हुआ था चाइना, सॉरी नहीं भाई, चेक कर, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में आया था। हमारी इंडिपेंडेंस 47 में हुई है, वो स्टैब्लिश 1949 में हुआ है, हमसे 2 साल बाद। हाँ अबे तो जब स्टैब्लिश होगा तभी तो पॉलिसी बनाना स्टार्ट करेगा। हम इंडिया, हमने पॉलिसी बनाना कब स्टार्ट करा, 1947 में। चाइना इंडिपेंडेंट नहीं ली थी, चाइना स्टैब्लिश हुआ था। तो चाइना स्टैब्लिश हुआ था 1949 में, लेकिन उन्होंने अच्छी बात ही करी थी ना, उन्होंने 1949 से उन्हें समझ आ गया कि अगर हम एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करेंगे तो हम बस रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर बन जाएंगे, जिसमें पैसा नहीं है। पैसा है फिनिश गुड में, पैसा किसमें, उन्हें ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी। और हमने थोड़ा यहाँ ड्रॉबैक कर दिया था, हम ना एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस्ड हो गए थे, हमने इंडस्ट्री पे पहले ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में जब बहुत डिलेड हो गया ना 20-25 साल बाद, तब हमें समझ आया कि भाई असली गेम तो फिनिश गुड्स का है। फिर हमने पॉलिसी बनाना स्टार्ट करा है उसके लिए। उन्होंने वो 1949 से ही सोच लिया था कि हमें भैया इंडस्ट्री ही स्टैब्लिश करनी है, मोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे। तो उन्होंने उस पर काम करा इनिशियली। अच्छा दूसरा क्या था, गांधी जी की पॉलिसी, वो चांटे वाली नहीं, वो वाली नहीं कि एक चांटा था। हाँ, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज रिपब्लिक्स, ये भी मैंने आपको बताया था। आईपीआर में उन्होंने स्मॉल स्केल पे फोकस करा था, क्यों, क्योंकि भैया लेबर इंटेंसिव है,
भैया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, जब लोगों के पास काम मिलेगा अपने आप पैसा आएगा, पॉवर्टी से बाहर आएंगे, इंडिया की ग्रोथ होगी। तो गांधी जी की ये फिलॉसफी थी। तो जितनी भी पॉलिसीज बनी है, जितनी भी पॉलिसी बनी है इंडिपेंडेंस के बाद, वो दो बंदों की पॉलिसी बनी है। नेहरू जी की पॉलिसी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी और हेवी इंडस्ट्री ग्रोथ पे बिलीव करते थे, और एक थी गांधी जी की पॉलिसी जो स्मॉल स्केल कॉटन इंडस्ट्री के बिलीव करते थे। ठीक है, अब आपको बताएं फर्स्ट आईपीआर के बाद कौन आया बेटा? सेकंड आईपीआर, आईपीआर 1956। नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी यार उस टाइम पे बहुत, तो उस टाइम उस चक्कर में चला नहीं था। उसमें 6 कैटेगरी में, और वो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी था, बहुत ही था। जैसे हमने 3 में करा था ना यहाँ, तो शेड्यूल एबीसी, वहां पे 6 इंडस्ट्रीज थी, बेसिक, स्ट्रैटेजिक, ऐसे करके नाम थे। अच्छा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ये क्या था? कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क था फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लूप cited as it guiding principle supporting erroneous expansion of scope of public sector। इसने भी किस पे फोकस करा था? A natural outcome of undue priority for public sector was dampening of private initiative and enterprise। डैम्पनिंग मतलब होता है खत्म करना या दबाव डालना या रोकना। अब देखो, जब आप अनड्यू प्रायोरिटी दे रहे हो पब्लिक को, उसकी वजह से क्या हो रहा है? डैम्पनिंग हो रही है प्राइवेट इनिशिएटिव एंड, टेक्निकली आप समझो डिस्करेज काइंड ऑफ। फॉर ऑब्वियस रीजन, प्राइवेट आ गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स वर discouraged and this had long lasting negative consequences for। बेटा जब ग्रोथ करनी है, ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर से ही होगी, ये रूल है इस सृष्टि का। पब्लिक सेक्टर कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा उस स्केल पे, मतलब कर सकता है नो डाउटली, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ चाहिए, आप उस सेक्टर में प्राइवेट को घुसा दो। और बढ़िया ग्रोथ चाहिए तो उस सेक्टर में फॉरेन कंपटीशन को ले आओ एक बार, फिर देखिए आप ग्रोथ। समझ रहे हो? ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ना, वो क्यों ग्रो कर रहा है इतना? क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि भैया प्लेयर है बड़े बड़े। वोल्क्सवैगन, आपको पता है वोल्क्सवैगन कितना बड़ा प्लेयर है मार्केट में? आपको पता भी नहीं होगा कितनी, वोल्क्सवैगन जो ग्रुप है वो किस किस को ओन करता है। सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का वो है पूरे वर्ल्ड में। समझ रहे हो? अगर इंडिया से वोल्क्सवैगन, अब तो फोर्ड जैसे चला गया, फोर्ड कोई हल्का नाम नहीं है, इंडिया में नहीं चलता फोर्ड। फोर्ड बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ी। ये फरारी वरारी है ना, ये तो कल के आए हुए हैं। फोर्ड बहुत ही पुरानी ब्रांड है और मार्केट लीडर है अभी भी अदर कंट्रीज में। इंडिया में वो उनकी भाई कार्स को जिस जो वो चीजें देते हैं वो इंडिया वाले प्रेफर नहीं करते, तो वहां चल नहीं पा रहा। उनका फोर्ड का जो थोड़ा सा ज्यादा मॉडल होता है ना, वो स्पोर्ट्स कार की तरफ होता है। और इंडिया में जो कल्चर है ना, वो थोड़ा एसयूवी वाला कल्चर है। अब वो रोड्स का कह लो, रोड की वजह से या जो भी है, इंडिया में आप स्पोर्ट्स कार कहाँ भगा पाओगे? कालका जी में कहाँ भगाओगे? गोल चक्कर आ जाएगा भगाते ही। फिर बीच में वो ग्रामीण से वाले भैया आ जाएंगे, वो भेड़ देंगे आपकी गाड़ी में, और आपको ही ठोकने के बाद आपको ही गाली देंगे, अंधे देख के चला ले। तो वो गड़बड़ है, तो फोर्ड चल नहीं पाया सीजन से। भाई पॉइंट है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और वो डिस्करेज हो रही थी, तब ये पॉलिसी पिट गई। चलो ये ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इंडिया अलाउड ओपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखो देखो देखो, ओपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड ओपन ट्रेड पॉलिसी अंटिल 1950। 1950 तक हमने कोशिश करी कि फॉरेन पॉलिसीज ओपन करे, ट्रेड ओपन करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था बेटा। ओपन करने की कोशिश ही करते रह गए थे, नहीं हुए थे पॉलिसी ओपन। फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा, टैरिफ कोटा भसड़ हो रखी थी। फिर बेटा अब एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया 1958 में, कॉजिंग कंसर्न रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज डिप्लेशन। ये आपको ऑलरेडी पता है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो बेटा, प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनाओ। आपने कौन से पढ़ा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने पढ़ के भूल गए मेजॉरिटी बच्चे, उन्हें मैं याद दिलाता हूँ। बेटा ये वर्ड जो है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, एक अकाउंट होता है जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंट्रीज। मतलब अरे यार, नॉर्मल एक अकाउंट होता है प्रसन्ना, और इस अकाउंट में ना कंट्री सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है जो वो दूसरी कंट्री के साथ कर रही है। मतलब जैसे मैं फॉर एग्जांपल लैपटॉप परचेज करके आया नीचे से, और मैंने 1 लाख रुपए पे कर दिए,
अभी जो परचेज ऑफ लैपटॉप है ये बीओपी में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इंडिया के अंदर परचेज करा ना, करेंसी कौन सी गई है, इंडियन रुपीज, नहीं आएगा बीओपी। यही लैपटॉप अगर मैं सिंगापुर से इंपोर्ट कराऊंगा और उनको जो भी उनकी करेंसी उसमें पे करूंगा, अब लैपटॉप यही है, मैंने परचेज करा सेम प्राइस, लेकिन ये अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। पीओपी एक अकाउंट होता है जिसमें आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिटवीन अ कंट्री एंड जो बाहर के ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। मतलब मेजर इसमें पता क्या आता है, मेजर वैसे तो बहुत सब आता है, लेकिन मेजर इसमें आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्या था बेटा, अब प्रॉब्लम ये हो रही थी उस टाइम पे कि आप एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे थे। सर क्यों, क्योंकि बेटा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना वीक था कि आपके गुड अच्छे नहीं थे, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो हैंडीक्राफ्ट की बैंड बजा दी थी ना, उसके बाद हम रिवाइव नहीं कर पाए, तो हमसे कोई खरीद रहा नहीं था कुछ, तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या थे, कम, लेकिन हमें गुड्स की जरूरत तो बहुत ज्यादा थी, और इंपोर्ट्स क्या करे थे, ज्यादा, ऑयल वॉयल ये सब हम इंपोर्ट करे थे। तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि आपके एक्सपोर्ट्स आर लेस देन, यानी कि आपको खरीदना ज्यादा पड़ रहा था, बेस कम पा रहे थे, तो मतलब पैसा जा ज्यादा रहा था और आ कम रहा था। तो नेट में पता क्या हो रहा था कि जो फॉरेन करेंसी थी उसके रिजर्व्स क्या हो रहे थे बेटा, कम हो रहे थे, क्योंकि हर बार आपको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ रही है, आ कम रहा है, तो आपको अपने रिजर्व में से देना पड़ेगा ना। और एक टाइम ऐसा आया जब ये इतना ज्यादा एडवर्स हो गया कि हमारी भैया बैंड बज गई, और हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के पैसे थे इंपोर्ट के, 2 हफ्ते के बाद क्या होना है कैसे होना है किसी को नहीं पता। फिर उस टाइम पे 1991 में तब जाके पॉलिसी चेंज करी, फिर सिचुएशन थोड़ी संभली और आज इंडिया यहाँ पर है। अदरवाइज वहीं पे बेटा इंडिया बंद हो जाता अगर पॉलिसी चेंज नहीं करती। उस टाइम पे कांग्रेस की फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने करी थी पॉलिसी को, ठीक है। तो ये चीज है, अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ, नहीं आईएमएफ ने ये नहीं बोला था, आईएम वो ना क्या हुआ था, उस टाइम पे हमें डॉलर चाहिए था बहुत ज्यादा, अब डॉलर लेने हम गए बैंक के पास, तो बैंक ने बोला कि भैया आपकी जो पॉलिसी है ना उससे हम अगर आपको लोन दे भी देंगे, $1 बिलियन मांगे थे, अगर आप लोन दे भी देंगे तो आप तो इस पैसे को भी आग लगा दोगे, और आज जो आपकी लंका लगनी है वो 2 महीने बाद लगेगी, लगेगी तो सही। तो आप जो मेथड कर रहे हो ना लोन ले लेके, उससे कोई फायदा नहीं है, आप अपनी पॉलिसी को चेंज करो, हम आपको लोन तभी देंगे जब आप अपनी पॉलिसी चेंज करो। ये जो जो आपने कंट्रोलिंग नेचर लगा दी ना कि पब्लिक पब्लिक पब्लिक, इसे हटाना पड़ेगा आपको, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो हम लोन देंगे। फिर उन्होंने पॉलिसी चेंज करी, एलपीजी बनाई, तब लोन मिला, तब वो रिवाइव हुई पॉलिसी। बट याद रखेंगे बेटा, इस एरा में बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ गया था बहुत बड़ा, और जिसकी वजह से क्या हो गए थे, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व थे वो कम हो गए थे, ये एक प्रॉब्लम हो गई थी। Consequently, there emerged a gradual tightening of trade and reduction in investment licensing of new investment requiring import of capital goods. The comprehensive import controls were maintained until this. मतलब आप बहुत ज्यादा import of capital goods कर रहे थे, लेकिन एक्सपोर्ट हो नहीं जाता, तो इसके भी पंगे। नेक्स्ट आना आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ, बस होने वाला है खत्म, एक पेज और बचा। अब ये थोड़ा डेटा है भाई, देख लेना। फर्स्ट 3 डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के 30 साल बाद तक, India's average annual growth of GDP often referred as Hindu growth rate. प्लीज इसे अंडरलाइन कर लेना, ये आ सकता है भाई। इंडिया की जो 30 साल तक इंडिया की जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं, वो ऑन एन एवरेज थी 3.5%, विच इज वेरी लो। अभी 6-7 चल रही है, ठीक है, बढ़िया है। 3.5 तो बहुत कम है। नहीं, चाइना की पहले ज्यादा थी हमसे, अब तो कम, कोविड के बाद से तो बहुत कम हो गई। कोविड के टाइम में तो इंडिया की जीडीपी 16% से रिवाइव हुई थी, बहुत तगड़ा। और अभी भी रिसेशन आया था, लेकिन इंडिया में अभी तक रिसेशन नहीं आया। पूरा वर्ल्ड में, कनाडा यूएस में आप जाओगे अभी करंटली, वहां पे रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन आर टू हाई, और मतलब वहां पे वीजाज लगाने भी अब मुश्किल हो गए, लोगों के पास काम नहीं है, वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी यूएस कनाडा में। बट इंडिया अभी तक फेस नहीं कर रहा रिसेशन, शायद करेगा भी नहीं, इलेक्शन तक तो नहीं करेगा, उसके बाद तो उसके बाद पता लगेगा क्या फेस करेगा। हाँ, आएंगे तो मोदी जी वैसे, पता नहीं यार। अब तो केजरीवाल अंकल की थोड़ा वाइफ वाइफ भी खड़ी हो गई शायद, है, तो अब उनकी वाइफ इलेक्शन में खड़ी हो रही है, तो अगर वो जीत गए फॉर एग्जाम्पल, अगर इन केस,
हाँ दिल्ली में तो उनको बीट करना मुश्किल। तो उनकी जो वाइफ है फिर वो सीएम बनेगी या वही बनेंगे? अच्छा मतलब कैंडिडेट वही है, उनके बिहाफ पे खड़ी हो। सही है भाई। अच्छा अच्छा चलो सुनो सुनो भैया, एवरेज कर लो तुम डिस्कस। एवरेज हिंदू ग्रोथ रेट है 3.5%. While agriculture was not neglected, the thrust of the first decade and a half on capital goods, capital intensive projects such as dam, power plant, heavy industry rather than consumer goods. बकवास कर रहा है यार, बड़ा बेकार कंटेंट डाल रहा है यार। नहीं को मतलब कुछ है ही नहीं यार, अजीब अजीब। एक तो पहली बार मुझे तो वो बुक ही मतलब वो ना, इन्होंने बुक में मेहनत नहीं करी अभी इसमें बिल्कुल भी। ये भाई पॉइंट्स में करना चाहिए, इन्हें पॉइंट पॉइंट देने चाहिए, ये बिल्कुल मेहनत नहीं करी, पैराग्राफ पे पैराग्राफ दे रखे हैं। बहुत गलत बात है। बच्चा क्या दिमाग खराब हो जाएगा बच्चे का पढ़ते पढ़ते, गंदे बच्चे। चलो रीड करते देखते कुछ इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट मेजर शिफ्ट इन इंडियन इकोनॉमिक आ गया बेटा। सबसे मेजर शिफ्ट इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में वो क्या था? मिड सिक्सटीज में क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। आप चेक करो ऊपर, मिड 60s 1960s में बताया था। अब मुझे बता इसी की बात करें। एग्रीकल्चर वॉज नॉट गिवन एडिक्वेट प्रायोरिटी ड्यूरिंग द सेकंड प्लान एंड आउटलेज वर रिड्यूस। अब देखो इससे पहले हमने एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन क्या हो गए? कम। तो उन्हें लगा यार दिक्कत में आ गए, प्रोडक्शन कम हो रहा है। उसके लिए वो मिड 60s में क्या लेकर आया? ग्रीन रेवोल्यूशन, ताकि प्रोडक्शन क्या हो? ज्यादा। द स्ट्रैटेजी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टिल देन वॉज रिलायंस ऑन इंडस्ट्रियल मॉडल। आगे देखो, लैंड रिफॉर्म्स, फार्म कोऑपरेटिव एक्सेट्रा, एंड नॉट मच इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू टेक्निक, मतलब जो टेक्निक्स वगैरह होती है पेस्टिसाइड, उन पे ज्यादा फोकस नहीं था। सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इरिगेशन, ये सब इन पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे। दीज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वर ओनली मॉडेस्टली सक्सेसफुल एंड द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। बेटा कौन से रिफॉर्म्स की बात करें, समझ गए ना आप? कौन से रिफॉर्म्स है ये? ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। कह रहा है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी, तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने कुछ टेक्निक्स पे चेंज करा अपने, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। और ये रिफॉर्म्स कौन से? इन्होंने नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन आप साइड में लिख लो, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है यहाँ पे। सॉरी, मैं मुझे पता नहीं यार। ओनली मॉडेस्टली सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर वाज। एक से मैं चेक कर लेता हूँ। नॉट मच, स्मॉल। इसका मतलब प्रोडक्ट एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बट इतनी ज्यादा नहीं। अच्छा, with continuous failure of monsoons, with continuous failure of monsoon, 2 7 consecutive drought struck India in 1966 and 67। मतलब भैया बारिश बारिश के पंगे हो रहे थे, उससे इंडिया की जो प्रोडक्शन है वो गड़बड़ा रही थी। एग्रीकल्चर सेक्टर रिकॉर्डेड सब्सटेंशियली नेगेटिव ग्रोथ एंड इंडिया फेस अ सीरियस फूड प्रॉब्लम। इंडिया हैज had to depend on the United States for food aid under PL 480. A quantum jump in food grains production was the need of the hour. Increasing productivity in agriculture was given highest priority. Thus, in fact, started a strategic change in the government agriculture policies. The new wave of change relied less on the earlier effort at institutional change and relied more on enhancing productivity of agriculture. यहाँ पे जो एम था वो क्या था? enhancing। बेटा जो ये है ना, ये एड्स होती है, नाम होता है एड का। जब आप किसी कंट्री से हेल्प लेते हो ना, जैसे एक कंट्री है वो दूसरी कंट्री से हेल्प ले रही है, तो हेल्प के नाम होते हैं। PL 480 फूड ग्रेन्स की हेल्प के लिए होता है। तो ये बेसिकली उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें जो जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो खाना पहुंचाया था उस टाइम पे, उसका नाम है एड PL 480, उसका नाम है। अ थॉरो रिस्ट्रक्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी रेफर्ड एज, आ गया बेटा नाम, क्या बोला गया था? और उसका मेन फोकस था इनहांस करना प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मटेरियलाइज्ड बाय इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग, आ गया HYV सीड्स, वाटर का अच्छे से यूज करना, फर्टिलाइजर एंड। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी through technical progress and significantly increased food grain production.
enabling India to tide over the food problem. तो हमें फूड प्रॉब्लम से बाहर निकालने में बहुत बड़ा रोल था किसका? मिड 1960s में आया था, बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी का आप देख लेना, मेन जो हाईलाइट करा है वो वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। While India drastically changed its agriculture policy, the government introduced extra stringent administrative control. अच्छा, तो गवर्नमेंट ने और स्ट्रिगनेंट और स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगाए ऑन बोथ ट्रेड एंड, देखो अंडरलाइन करना, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा स्ट्रिगनेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किस पे? ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड लॉन्च अ वेव ऑफ नेशनलाइजेशन। पता है नेशनलाइजेशन क्या होता है? नेशनलाइजेशन मतलब होता है जबरदस्ती पकड़ पकड़ के प्राइवेट कंपनीज को पब्लिक बनाना। जैसे जब पब्लिक से प्राइवेट बनाते हैं उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसका उल्टा होता है। कोई प्राइवेट कंपनी चल रही है बढ़िया, एकदम सही चल रहा है, पकड़ा, आजा बेटा नेशनलाइज हो जा, पब्लिक के अंडर ले आए, तो नेशनलाइजेशन की वेव चल गई। जो गवर्नमेंट है वो कंपनीज को पकड़ पकड़ के पब्लिक बना रही है। अब उनके रीजन होंगे, उन्हें लग रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, उन्हें लग रहा है मोनोपोली क्रिएट हो रही है, या यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, सबको मिलना चाहिए, ये तो ढंग से दे नहीं पाएगा, इसको नेशनलाइज कर लो, हम ही बांट देंगे सही से। अब द गवर्नमेंट नेशनलाइज, प्लीज याद रखना बेटा, 14 बैंक्स, आपको पता है एसबीआई भी एक नेशनलाइज बैंक है। एसबीआई एक नेशनलाइज बैंक है, पहले इंपीरियल बैंक था, पहले उसका नाम था इंपीरियल बैंक, और वो एक प्राइवेट ओन्ड बैंक था। जो एसबीआई ना भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सबसे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, गवर्नमेंट है, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं था पहले, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और वो एक प्राइवेट बैंक की तरह स्टैब्लिश हुआ था। लेकिन बाद में इंडिया ने 1969 में 14 बैंक को क्या करा? नेशनलाइज कर दिया जबरदस्ती, अपने अंडर ले लिया, और उसमें से एक बैंक कौन था? एसबीआई। एंड देन फॉलोड इट अप विद नेशनलाइज अनदर 6 इन 1980। तो इसका तो स्टिकी नोट भी लगा सकते हो, 69 में 14 बैंक करे, 1980 में 6 बैंक करे, बस दो चीजें, टोटल 20 बैंक कर दिए थे नेशनलाइज। नेक्स्ट पैरामीटर, द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पीरियड 65 से 81 इज द वर्स्ट इन इंडिपेंडेंस। बेटा इस पीरियड में सबसे ज्यादा बैंड बजी इंडिया की, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या थी? वर्स्ट। तभी तो 81 तक बैंड बज गई, दिख गया भाई भट्टे बैठने वाले, तो 1991 में आपने क्या करा था? पॉलिसी चेंज करी। इन इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री, द डिक्लाइनिंग, क्या हुआ था? डिक्लाइनिंग ग्रोथ। दिस पीरियड इज एट्रीब्यूट मेनली टू डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने की वजह से डिक्लाइनिंग ग्रोथ हुआ। द लाइसेंस राज और ट्रैफिक पॉलिसीज दैट डोमिनेटेड, ये क्या वर्ड है भाई? एक मिनट है, इसको देखते बाद में, इस वाले वर्ड को देखना पड़ेगा। डोमिनेटेड द 1960s एंड 70s, द एक्सटर्नल शॉक्स सच एज 3 वॉर। बेटा आपको पता होगा इस पीरियड में हमने 3 वॉर लड़ी थी, 2 पाकिस्तान से पड़ी थी, एक चाइना से लड़ी थी, एक तो एलओ की थी, एक चाइना से वॉर हुई थी, 3 वॉर हुई थी हमारी इस पीरियड में, 2 पाकिस्तान से, एक चाइना से। और नहीं 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 नहीं, ये बांग्लादेश वाली नहीं होगी मेंशन, ये पाकिस्तान की 2 है और एक चाइना की। अब मुझे डेट्स तो पता नहीं कौन सी वॉर कहाँ की थी, बट 3 वॉर हुई थी, और इन तीनों वॉर, आपको पता है ना, वॉर की वजह से कंट्री में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या हो गई थी उस टाइम पे? पहले तो पॉलिसीज बेकार, उससे कंट्री की ग्रोथ बेकार, कंट्री रिवाइव करने की कोशिश करे तब तक भैया वॉर पे वॉर हो रही है। पहले 62 में, 3 साल बाद फिर एक वॉर, 6 साल बाद फिर एक वॉर। तो जब इतनी वॉर में एंगेज हो रहे हो आप, तो आपका रिसोर्सेज जो है वहीं पे डाइवर्ट हो रहे हैं, कंट्री रिवाइव कैसे करेगी? ये भी प्रॉब्लम है। तो मेजर ड्रॉट स्पेशली 1960 एंड ऑयल शॉक, अंडरलाइन करना बेटा, इस बीच में क्या हुआ? तो यहाँ पे वर्स्ट सिचुएशन क्यों थी? पहली बात, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही थी, ग्रोथ डिक्लाइन हो रही थी, पहला पॉइंट। दूसरा, इस टाइम पे लाइसेंस राज जो था उसकी वजह से गड़बड़ हो रही थी, हर काम के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, प्राइवेट को मजा नहीं आ रहा था, कह रहे नहीं करेंगे। 3 और लड़ लिया आपने। और गल्फ क्राइसिस पता है किसी को? हिस्ट्री में बड़ा गल्फ क्राइसिस आए थे, हाँ, वो हुई थी क्या थी? इराक इराक वॉर हुई थी, और इराक वॉर के चक्कर में वो हमें ऑयल सप्लाई नहीं करवा रहे थे, तो उसको गल्फ क्राइसिस बोला गया। मतलब गल्फ कंट्रीज के बीच में वॉर से वो ऑयल सप्लाई, सॉरी, लिबरलाइजेशन 1991 में, 1991 में।
ठीक है। तो इराक वॉर जब हुई थी इनकी ये शायद 3-4 कंट्री थी जो कुछ कर वॉर का सीन हो रहा था, और उसके चक्कर में पूरे वर्ल्ड में गल्फ क्राइसिस आ गए। मतलब जो ऑयल सप्लाई करने वाली कंट्री है, जब वही वॉर में एंगेज हो गई तो भाई उसका ध्यान तो वॉर में होगा ना, वो थोड़ी ऑयल एक्सपोर्ट करेगी। तो इंडिया को बड़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि इंडिया मेजोरिटी डिपेंडेंट था उन कंट्रीज पे, तो हमें ऑयल शॉक्स मिले। और आपको पता ऑयल बंद मतलब पूरी कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन बंद, तो वो भी गड़बड़ वाली बात है। इंडिया बीइंग प्रैक्टिकली अ क्लोज्ड इकोनॉमी मिस्ड आउट द अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय रैपिड। अब देखो इंडिया पहले क्या था बेटा, एक पहले हम इतना ट्रेड नहीं करते ना, था भी तो रिस्ट्रिक्टेड था, तो हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है ना ग्रोथ की उसे छोड़ दिया। अगर हम ओपन इकोनॉमी रहते, सही से पॉलिसी बनाते तो हम बेटर कर सकते थे, बट प्रॉब्लम हो गई। मेनी गवर्नमेंट पॉलिसी एम्ड एट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आपको तो पता ही, अब तो पढ़ लिया, फिस्कल फंक्शन याद है, फंक्शन ही था ना रिडिस्ट्रीब्यूशन करना। तो कई पॉलिसीज का फंक्शन था, एम था कि डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए इक्वल। किल द इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। पर प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया था, जब आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अमीर पे सारा टैक्स लगाओगे, गरीब को सब्सिडी दोगे, लेकिन उससे क्या होता है, उससे किल हो जाता है इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। अमीर आदमी तो डिस्करेज होगा ना, क्योंकि मैं अमीर होने का फायदा क्या है, मैं तो टैक्स लगा रहे दबा दबा के। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई थी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए इनकम वेल्थ का, लेकिन उससे जो क्रिएटिंग वेल्थ अमीर लोग हैं वो डिस्करेज हो गए, वो कह रहे यार सही नहीं है। इक्विटी ड्रिवन पॉलिसीज वर ऑल्सो लार्जली एंटी ग्रोथ। ये तो भाई रूल है, अगर आपको इक्विटी करनी है तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आप कहते, मैंने टॉपिक पढ़ा था इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, तो अभी पब्लिक पॉलिसी में इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी, अगर आप इक्विटी पे ध्यान दोगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो आपको कैसी पॉलिसीज बनानी होती है कि इक्विटी के साथ साथ एफिशिएंसी भी कंट्रोल रहे। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था आपको वो टॉपिक, है ना। तो वही बात कर रहा है, इक्विटी जो है वो एंटी ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोथ होगी तो इक्विटी नहीं होगी, इक्विटी होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। द मोनोपोलीज बेटा, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, ये पुराने बच्चों ने तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मैं बताता हूँ ये करता क्या है बेटा। अब ये एक्ट जो है ना, एमआरटीपी तुम्हें पता है ना चेंज हो गया था, सीसीआई आ गया था, कंपटीशन एक्ट आ गया है। तो ये ना पहले एक एक्ट होता था, इसका काम वाम बताता हूँ मैं थोड़ा सा। ये जो एक्ट है, सुनो ध्यान से, अगर मान लीजिए आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट बोलते हैं हम मर्ज हो जाएंगे, तो बेटा मार्केट में तो कंपटीशन ही नहीं रहेगा, और फिर तो ये दोनों एक बंदे बन गए, तो ये तो कस्टमर से हो सकता है ओवर प्राइस चार्ज करे, या स्विगी जोमेटो दोनों मेन प्लेयर है, ओला उबर दोनों मेन प्लेयर है, अगर ऐसे दो दो डोमिनेंट प्लेयर मर्ज होके कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो ये तो कस्टमर के लिए बेकार है ना। तो बेटा ये जो है ना एमआरटीपी एक्ट, ये एक एक्ट है जो ऐसी ही चीजों को होने से रोकता है। ये देखता है कि जब दो कंपनीज मिल रही है, मर्ज हो रही है, एक्वायर हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या उनके पीछे इंटेंशन गलत तो नहीं है, क्या वो मिलके कस्टमर को लूटने का इंटेंशन तो नहीं रखते। जैसे वोडाफोन आइडिया मिले थे, उनका इंटेंशन कस्टमर को लूटना था, सर्वाइवल था, तो उनको मर्ज होने दिया, तब कोई दिक्कत नहीं है, ये मर्ज होने से मना नहीं करते। लेकिन अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट के अपोजिट मर्ज कर रहे हो लूटने के लिए, ओवर प्राइस चार्ज करेंगे, तो बेटा एमआरटीपी एक्ट क्या करता है, ऐसी चीजों को प्रोहिबिट करता है। लेकिन अब एमआरटीपी एक्ट हट चुका है, अब इसको ना रिप्लेस करा है एक और एक्ट में, मतलब वही सेम काम वही है, बस नाम चेंज हो गया, इसका नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट। क्या है, और पहले एमआरटीपी एक्ट को गवर्न करती थी एमआरटीपी कमीशन, अब कंपटीशन एक्ट लिया है कंपटीशन कमीशन, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। अब देखो क्या बोल रहा है, एमआरटीपी एक्ट 1969, डेट याद रखिएगा बेटा प्लीज, पेपर में आया हुआ है, बीसी के में तो आता है बहुत, इस बार भी आ सकता है। वॉज एम्ड एट रेगुलेशन ऑफ लार्ज फर्म्स, ये से एम क्या होता है इसका, रेगुलेशंस ऑफ लार्ज फर्म्स which had relatively larger market power. Restrictions were placed on them in terms of licensing, captive addition, mergers and acquisition. तो एमआरटीपी क्या करता है, बड़ी बड़ी फर्म्स को मर्जर, एक्विजिशन, लाइसेंस, इन सब में रिस्ट्रिक्शन लगाता है ताकि ये कस्टमर से ज्यादा प्राइजेस या कस्टमर का गलत फायदा ना उठाए। Policies restraining the possibility of expansion of big firms house kept their entry away from nearby all but a few. छोड़ो इसे। 1967 पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ, आ जाओ बेटा, क्या मैंने आपको बताया था एसएससी एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनको उनको प्रोटेक्ट करने के लिए याद है गवर्नमेंट ने वेरियस कंसेशन दिए थे, और प्रोडक्ट को क्या करा था, रिजर्व, प्रोडक्ट रिजर्वेशन लिखवाया था ऊपर सबसे पहले।
यहाँ पे अगर आपको याद नहीं है, जो नोट लिखवाया था मैंने आपको, ये रहा बेटा, एसएसआई में देख रहे हो आप, वेरियस कंसेशन और प्रोडक्ट रिजर्वेशन, मतलब प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया कि बड़े फर्म्स इन्हें बना ही नहीं सकते, तो वही बता रहे हैं। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स फॉर एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्मॉल स्केल सेक्टर वाज इनिशिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोशन ऑफ एसएसआई, क्योंकि एसएसआई जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे और उन्हें बिग फर्म से बचा के रखना था, तो बेटा उनके प्रोडक्ट को क्या कर दिया, रिजर्व। डेट याद रखना 1967 में। इट वॉज आर्ग्यूड दैट दिस पॉलिसी एनकरेज, आपको पता है लेबर ये क्या करता है, एनकरेज करता है लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय शिफ्टिंग इनकम टुवर्ड लोअर वेज रेट अर्नर्स। काम देगा तो लोगों के पास पैसा मिलेगा, इनइक्वालिटी कम होगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे बेस्ड होता है। However, this policy excluded all big firms from labor intensive industry. अब इससे देखो नुकसान क्या हुआ, अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है जो लेबर इंटेंसिव है, उसका तो बेचारी का नुकसान हो रहा है, वो तो कैपिटल, वो तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, और क्या उसे कोई कंसेशन मिल रहा है, क्या उसके लिए कोई प्रोडक्ट रिजर्व हुआ, नहीं। तो इससे क्या हुआ, इससे इस पॉलिसी ने बड़ी फर्म जो लेबर इंटेंसिव उसे एक्सक्लूड कर दिया, तो वो डिस्करेज हुआ कि यार मैं तो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा हूँ फिर भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ये छोटी कंपनी है, ये एम्प्लॉयमेंट मेरे से कम दे रही है फिर भी इसके लिए प्रोडक्ट रिजर्व है, इसको कंसेशन मिल रहा है, तो बड़ी फर्म जो लेबर इंटेंसिव उनको गलत हुआ ना उनके साथ। एंड इंडिया वाज नॉट एबल टू compete in world market for these products. Stringent labor laws which were in place also discouraged starting of labor intensive technique. इंडिया में जो लेबर लॉज है उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, बहुत स्ट्रिक्ट, कि लेबर को मिनिमम इतना रेट देना है, क्योंकि गरीब आदमी की हेल्प करनी है ना, इतने घंटे काम करेंगे, इसके ऊपर ओवर टाइम, बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए, जो इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा नहीं था। अब जो ओनर इंडस्ट्री का उसके लिए तो गड़बड़ है ना, उसको तो एक्सपेंसिव पड़ेगी चीजें। देयर वाज अ ग्रोइंग रियलाइजेशन अमंग पॉलिसी मेकर इंडस्ट्रियल, बकवास है छोड़ो, बस बेटा ये हमने करा है पोस्ट इंडिपेंडेंट का वाला पार्ट पूरा, आई होप आपको समझ आया हो अच्छे से। ठीक है बेटा, सुन लो ध्यान से सुन लो, ये चैप्टर ऐसा ही है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना, मुझे पता है ये हिस्ट्री टाइप चल रहा है, बोरिंग चल रहा है, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन। 10 मार्क्स है भाई, और बहुत इजी मार्क्स है, बस पढ़ने में बोरिंग है, लेकिन जब एमसीक्यू आएंगे तो बहुत इजी आएंगे। ठीक है, ये वाला नोट बना लेना, और यहाँ से जो कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है उसके नोट, स्टिकी नोट बना लेना, ठीक है बेटा। अगली क्लास में क्या करेंगे, एलपीजी 1991, क्या करेंगे एलपीजी, चलो निकल लो, गोली हो लो फटाफट।